सूरज की रोशनी धीरे धीरे उफक से फूटने लगी थी। मिलगिजा सा अंधेरा अब भी मौजूद था। चिड़िया चहचहा कर सुबह होने का पता दे रही थी। पौधों में लगे फूल धीरे से खिलने लगे थे। 400 फैले सरसों के खेत, दूर दूर बने कच्ची मिट्टी के मकान और उन मकानों से उठता धुआं वहां दिन शुरू हो जाने का पता दे रहा था। गुलाबी आंचल उड़े वो लड़की सरसों के खेत में भागती हुई पगडंडी पे कदम लड़खड़ाने से बचाने को कभी कभी हाथों को हवा में ऊंचा करके अपना तवाजुन बरकरार कर रही थी। मीरब रुक, पीछे से उसके पीछे दौड़ता वो लड़का उसे मजीद तेजी से भागने पे मजबूर कर रहा था। मैं नहीं रुकने वाली, खबीस इंसान, वो भागती हुई फूली हुई सांसों समेत बोली। सुन मीरब, मेरी बात तो सुन ले, उसने उसके पीछे भागते कहा। मैं नहीं रुकूंगी, इतनी पागल थोड़ी हूँ, उसने सुलग कर कहते जैसे ही कदम सड़क पे रखे उसका पैर मुड़ा वो गिरी, पर हिम्मत करके वो दोबारा उठी थी। ऊंची नीची सड़क पे भागते भागते उसने पीछे मुड़ के देखा, वो अब उसके पीछे नहीं था। भागना उसने अब भी नहीं छोड़ा था कि एकदम उसका नाजुक वजूद किसी फौलादी वजूद से टकराया। डर व खौफ के मारे उसके हलक से चीख बरामद हुई। उसके चीखने पे मुकाबिल के माथे पे शिकनों का जाल बिछा था। चीखो मत, उसने उसे खुद से दूर झटक कर कहा। जी माफी, उसने सिर पे आंचल दुरुस्त करके साइड से निकल जाना चाहा कि मुकाबिल की आवाज पे वो रुकी। इतनी सुबह तन्हा अकेली औरत खेतों से निकलकर भागती आ रही हो लड़की, क्या करने गई थी? उसने करख्त लहजे में पूछा। उसकी बात का मफहूम समझते मीरब के तो सर पे लगी और तलवों पे बुझी। कहना क्या चाह रहे हैं आप? उसने सुलग कर उसके मुकाबिल आते कहा। वही जो तुम करके आ रही हो, वही सर्द बेतासीर लहजा। आप होते कौन हैं मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगाने वाले? मीरा अपने मुकाबिल खड़े शख्स को जलती आंखों से घूरा। इस गांव का अगला सरदार, उसने गर्दन अकड़ा कर कहा। गांव के अगले सरदार हैं तो सरदारों वाली हरकत करें, ऐसी गिरी हुई बातें अक्सर शख्सियत भी गिरा देती हैं। उसने एक एक लफ्ज चबा कर कहा। बहरोज चौधरी की आंखें तज्जुब से फैली थीं। वो तो इस लड़की को कोई आम लड़की समझ रहे थे, पर शायद ये आम दिखने वाली लड़की बेहद खास अंदाज व अतवार रखती थी, जिसका अंदाजा उन्हें बखूबी हो चुका था। बहुत खूब, उसने आंखों में ढेरों चमक लिए कहा। उसने उसकी बात पे आंखें घुमाई। उसने कदम एक बार फिर आगे बढ़ाने चाहे थे कि वो उसकी आवाज सुनकर रुकी। दिन का उजाला भी मुकम्मल नहीं निकला, और तुम जवान जहां लड़की घर से बाहर निकली फिर रही हो, उसने कदरे संजीदगी से कहा। ये एप्पल लेने अम्मा ने भेजा था। वो तनक कर वापस उसके मुकाबिल आई, हाथ में पकड़े एप्पलों का थैला उसकी आंखों के पास ले जाकर लहराया। क्या तुम्हारी अम्मा को खबर नहीं हुई कि तुम हसीन हो, जवान हो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है? वो उसे बगौर तकते बोला, तो गुस्से से उसके नथने फूल गए, और वो बिना मजीद कुछ कहे अपने घर की तरफ कदम बढ़ा गई। जमीनों पे चलता झगड़ा दो सरदारों का था, पर उनके साथ जमा हुए लोग बिना अपने किसी मुफाद के महज तफरीह का सामान करने अपने घरों से निकलकर अपने पसंदीदा सरदारों की टीम का हिस्सा बन गए थे। दोनों अतराफ एक दूसरे पे बंदूकें ताने खड़े वो तमाम लोग महज तफरीह का सामान कर रहे थे, पर कौन जानता था कि कब न जाने कैसे तफरीह का सामान करते कैसे यहाँ मातम का समा बन जाना था। एक हफ्ता से जमीन पे चलता झगड़ा उरूस पे था, और कहते हैं ना हर उरूस को जवाल है। चौधरी मिर्जा हुसैन के दोनों बेटे भी वहां मौजूद थे। यकदम जंग ने जोर पकड़ा, मामला गर्म हुआ और सबकी बंदूकें एक दूसरे पे तन गईं। मुखालिफ पार्टी से एक बंदा सामने निकल कर आया, चौधरी अफरा सियाब, जो कि 16-17 साल नौ उम्र लड़का था। उसने मुखालिफ पार्टी के एक शख्स को बंदूक ताने अपनी तरफ बढ़ते देखा तो वो यकदम डर कर भागा, पर वो शख्स ना रुका। उसने उसके कंधे पे गोली चलाई। गोली सीधा कंधे पे लगी। वो 9 उम्र लड़का तड़प कर नीचे बैठा। बंदूक थामे खड़े बंदे ने एक और गोली सीधा उसके सीने पे दिल के मकाम पे उतारी तो यकदम वो गश खाकर जमीन पे सजदा रेज हो गया। चौधरी बहरोज की नजर जैसे ही उसके वजूद पे पड़ी वो भागता हुआ उस तक आया, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी पार्टी के तमाम फरीक भाग चुके थे। चौधरी बहरोज ने अपने छोटे भाई को गोद में उठाया। पागलों की तरह वो उसे अस्पताल के लिए लेकर भागा था, पर अस्पताल पहुंचने तक वो जान की बाजी हार चुका था। चौधरियों की हवेली पे मानो गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। मुखालिफ पार्टी के तमाम लोग भाग चुके थे। वो तमाम मर्द इलाका ही छोड़कर भाग चुके थे।
रह गई थी तो महज उनकी औरतें। जिस शख्स ने गोली चलाई थी, उस शख्स को सब लोग जानते थे, वो उनके गांव का ही तो बंदा था। हयात आलम एक आम किसान था, पर एक आम से किसान की एक जुर्रत उसे कितनी भारी पड़ने वाली थी, शायद इस बात से वो किसान बेखबर था। वही हुआ जो ऐसे इलाकों में होता था। पुलिस आए, अपने इलाके का मामला कहकर उन्हें चलता कर दिया और फिर जिरगा बिठाया गया। जिरगे में हयात आलम की बीवी को बुलाया गया। जिरगे में पैसों या फिर वनी खून बहा को रखा गया, जिसमें से चौधरियों ने खून बहा का इंतखाब किया, क्योंकि उनके भाई इतना अर्जा थोड़ी था कि उसका कत्ल चंद नोटों के वास्ते माफ कर देते। खून बहा में हयात आलम की बेटी मीरब हयात आलम को वनी कर दिया गया। मीरब हयात आलम का निकाह चौधरी बहरोज से कर दिया गया। और फिर एक बार फिर वही खून बहा की दास्तान शुरू हो गई, जो शायद इन जागीरदारों के यहाँ बरसों से चलती आ रही थी। नाम क्या है तुम्हारा? मीरब के सामने बैठी सफेद दुपट्टे के हाले में बैठी पुरशफीक औरत ने नर्म लहजे में पूछा। मीरब, उसने धीरे से कहा। बड़ा प्यारा नाम है, उन्होंने नम आंखों से कहा। शनो। अम्मा जी ने शनो को आवाज लगाई, जो किसी बोतल के जिन की मानिंद वारिद हुई। जी अम्मा जी, उसने सआदतमंदी से सर झुका कर कहा। इसे बहरोज के कमरे में ले जाओ, उन्होंने शनो को देख उसी नर्म लहजे में कहा। जी अम्मा जी। सआदतमंदी की हुदूद पार करते शनो ने मीरब को अपने साथ चलने को कहा। वो खामोशी से उसके पीछे पीछे चलने लगी। एक कमरे के दरवाजे के पास रुककर शनो ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। वो खामोशी से अंदर चली गई। अंदर घुसते ही उसने गहरा सांस लिया और सामने पड़े दीवान पे जा बैठी। उसे कुछ तसल्ली हुई थी, नहीं तो वो बहुत खौफजदा हो चुकी थी। पर जरूरी नहीं था कि हर कोई उससे नरमी का बर्ताव करता। ये सोचकर ही उसकी काली स्याह आंखों में आंसू चमके। वो गहरी नींद में गर्क था कि यकदम किसी ने उसे झंझोड़ कर उठाया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ इतने सुकून से सोने की? हमारी जिंदगियों का सुकून बर्बाद करके सुकून से तो मैं तुम्हें भी नहीं रहने दूंगा। वो उसे बाजू से खींचकर उठाता उस पे झुका गुस्से से चीख रहा था। उसे उसकी सुर्ख आंखें देख एकदम खौफ आया। खुश्क होते लबों को तर करते उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना ही चाहा कि उसके अगले अल्फाज उसका दिमाग घुमा गए थे। तुम जैसे घटिया लोग मैं जानता हूँ। तुम किस घटिया बाप की गंदी औलाद हो। वो तो मानो उसके कानों में सीसा डाल गया था। हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप के बारे में या मेरे बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की? वो उसकी आंखों में आंखें गाड़कर सरकश लहजे में कहती उसे मजीद सुलगा गई थी। जैसे होती है वैसे ही हुई है हिम्मत, और तुम कौन होती हो मुझे मेरी हिम्मत का बताने वाली? गुलाम हो तुम हमारी, वनी हो तुम, तुम्हारी इतनी लंबी जबान मुश्किल में डाल देगी तुम्हें। वो उसके बाल मुट्ठी में दबोचता हिकारत से बोला। अगर आप सोच रहे हैं ना कि मैं डर जाऊंगी और आपकी किसी गलत बात को बर्दाश्त करूंगी, तो ये आपकी सोच है। वो अब भी बाज न आई थी। वो उसकी हिम्मत देख तमस्खुर से हंसा था। बहुत देखी है तुम जैसी दो दो कोढ़ी की औरतें। वो उसके बालों को मजीद सख्ती से दबोचता नफरत आमेज लहजे में बोला। देखी होंगी, पर मीरब हयात नहीं होंगी। वो उसकी गिरफ्त से अपने बाल आजाद कराने की कोशिश करने लगी। जबान को लगाम दो अपनी। उसने उसके चेहरे पे अपनी पांचों उंगलियां छाप दी। मीरब की आंख से एक आंसू टपका। नहीं दूंगी। जिद्दी तो वो भी सदा की थी। अगर इस जबान को लगाम ना दी ना तो बहुत पछताओगी। वो उसे गर्दन से दबोचता बोला। अगर मैंने गलत को गलत ना कहा ना, खामोशी से जुल्म सहती रही तो और भी पछतावा होगा। वो भी मुश्किल बोली। उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। अब तो उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी कि मुकाबिल ने एक झटके से उसकी गर्दन छोड़ दी। वो खांसते हुए उसके पास से उठी थी। वो बेड पे उसके बेहद करीब बैठा था, और उसकी कुर्बत मीरब हयात को किसी सूरत मंजूर नहीं थी। वो भी हद थक चुकी थी, इस वजह से उसकी आंख लग गई थी, पर अचानक इस शख्स का आकर उसे ऐसे उठाना उसके तमाम हवास झंझोड़ गया था। वो उसको सुनाकर कमरे से वापस निकल गया था। मीरब को अपना सर दुखता हुआ महसूस हुआ। उसने जो थप्पड़ उसके चेहरे पे मारा था, वो उसके हवास झंझना गया था। वो हिम्मत करती कमरे से बाहर आई। हवेली में मुलाजिमों के अलावा कोई मौजूद नहीं था। इस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। वो नंगे पैर चलती हुई हवेली के मेन दरवाजे से निकलकर बाहर बने बरामदे में आई थी। अम्मा जान वहीं बैठी थी। वो उनके पास जाकर सलाम करती तख्त पे बैठी।
तो वो उसे देख नरमी से मुस्कुराई थी। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने शफकत से कहा। आराम करके अब कुछ बेहतर लग रहा होगा ना तुम्हें? उन्होंने नरमी से कहा। जी पर सर में दर्द हो रहा है, वो धीमी से आवाज में कहती अम्मा जान को बड़ी प्यारी लगी थी। शनुजा जाकर बच्ची के लिए खाना ला, और फिर अच्छी सी चाय चढ़ा हम दोनों के लिए, और तुम आओ इधर दम डाल दूं, अभी गायब हो जाएगा सर दर्द। उन्होंने उसे अपने करीब बैठने को कहा। वो जरा सी खिसक कर अम्मा के पास हुई। अम्मा ने दम डालना शुरू किया, उसका सर शदीद दर्द कर रहा था। काफी देर खामोशी के बाद अम्मा की आवाज उसकी समातों से टकराई। जानती हूँ बहरोज आया था, और शायद उसने तुमसे बदतमीजी भी की हो, पर तुम सब्र से काम लेना, देखना बहुत जल्द वो तुम्हारे सब्र के आगे हार जाएगा। अम्मा ने उसके सर को दबाते कहा। दम शायद वो डाल चुकी थी। अम्मा जी हर चीज पे हम औरतें ही क्यों सब्र करें? उसके लहजे की तल्खी महसूस करती वो धीरे से मुस्कुराई थी। अगर सब्र नहीं करोगी तो कभी खुशियां नहीं आ पाएंगी तुम्हारे करीब। तुम जानती हो सुख हमेशा ढेरों आजमाइश के बाद मिलता है, फिर वो चाहे मर्द हो या औरत, दोनों को आजमाइश से गुजरना पड़ता है। उन्होंने नरमी से कहा। मीरा ने झट आंखें खोलकर उन्हें तका, पर मैंने मर्द को आजमाइशों में घिरा नहीं देखा। वो संजीदगी से बोली, पगली, ये जो बहरोज जिस दौर से गुजर रहा है ये उसकी भी तो आजमाइश है। उसने अपना भाई खोया है, ये जो आग उसके सीने में जल रही है ना, यही सबसे बड़ी आजमाइश है। और सबसे बड़ी बात, तुम दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा है, बस अगर तुम दोनों वक्त पे समझ जाओ। उन्होंने उसके गाल पे हाथ रख कर कहा। क्या जमानत है इस बात की कि वो मेरे सब्र के आगे हार जाएगा? उसने उन्हें तकते नरमी से पूछा। मैं जमानत हूँ, मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ कि वो तुम्हारे सब्र के आगे हार जाएगा। उन्होंने शफकत से उसके माथे पे बोसा लिया। मुझे लगता तो नहीं, पर फिर भी कोशिश करूंगी। उसने आंखें मटका कर कहा। सब्र कोशिश से नहीं किया जाता, जब सब्र किया जाता है तो बस सब्र ही होता है, फिर उसको करने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती। वो नरमी से बोली। हम सही में सब्र करूंगी। उसने नजरें झुका कर कहा। शनो उसके लिए खाना लाई। उसने खाना खाया, इतने में चाय भी तैयार हो चुकी थी। वो चाय लेकर आई। उसने और अम्मा ने चाय पी, फिर उसको एक सर दर्द की गोली दी। फिर वो देर अम्मा जी के साथ ही रही और रात 8 बजे अम्मा ने उसे उसके कमरे में भेज दिया। वो मन भर के होते कदम लिए कमरे में जैसे ही घुसी, वो सामने बेड पे एक शान से पड़ा न जाने किससे मोबाइल कान से लगाए हम कलाम था। उसको देख उसने कॉल काटी थी। उसकी आंखों में छुपी नफरत देख उसके पैर कांपने थे। वहां क्या खड़ी हो, क्या पत्थर का मुजस्समा बन गई हो, यहाँ आओ। उसने सर्द बेतासीर लहजे में उसे अपनी तरफ आने को कहा। जी। वो छोटे छोटे कदम लेती जैसे ही उसके पास आई, उसने उसे हाथ से खींचकर बेड पे गिराया था। वो एकदम उसकी आगोश में आ गिरी थी। वो इस वक्त बुरे से बुरे रवैये की उम्मीद कर रही थी, पर ये क्या, खौफ से उसके पैर कांप उठे थे। उसने उठना चाहा कि एकदम वो करवट लेकर उस पे मुकम्मल तौर पर झुका। राह फरार मुमकिन नहीं। उसने सख्त उंगलियां उसके चेहरे पे फेरते कहा। मीरब का सांस अटका था। मुझे पता था, मुझे देख तुम यूं ही पल में पिघल जाओगे। वो तमस्खुर से गोया हुई। हाँ, तुम्हें तो वैसे भी बड़ा तजुर्बा है ना मर्दों को पल में पिघलाने का। उसने भी सीधा खंजर से वार किया था। मेरे बारे में ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करें। वो उसके कंधे पे हाथ रखती उसे खुद से दूर करने के जतन करने लगी थी कि वो यकदम उस पे मजीद हावी हुआ था। दोनों के वजूद एक दूसरे से मुकम्मल तौर पे जुड़े पड़े थे। मेरा दिल जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने को करेगा मैं करूंगा, और तुम होती कौन हो मुझे ये बताने वाली कि मैं तुम्हारे लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल करूं? तुम एक कातिल की बेटी हो, और तुम यहाँ अपने बाप के जुर्म की सजा काटने आए हो। ये अंदाज, ये कॉन्फिडेंस तुम पे सूट नहीं करता। वो उसके बालों को अपनी मुट्ठी में कैद करता अपने लहजे में ढेरों नफरत समोए गोया हुआ। बीवी हूँ आपकी, इज्जत की मुस्तहिक हूँ, नम लहजे में कहा गया। अच्छा, इतनी ही इज्जतदार हो और इज्जत की मुस्तहिक हो तो बताओ उस दिन उन खेतों में क्या कर रही थी? वो उसका चेहरा दबोच कर गराया। मैंने उस दिन बताया तो था कि मैं एप्पल लेने गई थी। वो नम लहजे में गोया हुई। अच्छा, और एप्पल लेने के बहाने अपने किस आशिक से मुलाकात करके आ रही थी? अब कि उसका लहजा हद से ज्यादा तज़हीक आमेज था। दूर हटिए। वो एकदम उसे धक्का देकर उठी थी।
वो भीगी बिल्ली से एकदम खूंखार शेरनी बन गई थी। वो उसके खूंखार होने पे तमस्कुर से हंसा था। जिसमें खामी हो वो यूं ही भड़कता है। वो बेड की दूसरी साइड पे होता तंजन हंसा था। आप जैसा इंसान जिसकी सोच इस हद तक गिरी हुई हो मैंने आज तक नहीं देखा। वो हिकारत से कहती उसे सुलगा गई थी। मैं कितना गिरा हुआ इंसान, इसका अंदाजा तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगा। ज्यादा मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं। सिगरेट को लाइटर से जलाकर एक कश लेते कहा। मुझे अच्छे से मालूम पड़ चुका है कि आप कैसे मर्द हो। वो माथे पे लादार तेवरियां सजाए कहती लेटने लगी थी कि उसके अल्फाज सुनकर उसने उसे देखा। यहाँ सोने की जरूरत नहीं, अपने मरने का बंदोबस्त कहीं और कर लो। वो बदतमीजी की तमाम हुदूद पार कर गया था। मैं तो यही सोऊंगी, बीवी हूँ आपकी। वो जैसे सुलगी। अच्छा बीवी हो ठीक है, फिर हुकूक अदा करो मेरे। उसने उसे सताने को कहा। सोचना भी मत ऐसा कुछ, आप जैसे इंसान के साथ मैं कोई ताल्लुक कभी नहीं बनाऊंगी। वो आंखों में ढेरों नफरत व हिकारत लिए भड़की। समझ क्या रखा तुमने मुझे? शायद तुमने अभी ठीक से मुझे पहचाना नहीं। मैं चौधरी बहरोज हूँ। मेरे साथ इस अंदाज में बात करने की हिम्मत कोई नहीं रखता और जो रखता है ना मैं उसकी हिम्मत तोड़ देता हूँ। वो उसे खींचकर अपनी तरफ सरका गया था। जिस वहशी अंदाज में उसने उसे अपनी गिरफ्त में जकड़ा था वो तड़प कर ही तो रह गई थी। उसने उसकी मजबूत गिरफ्त से खुद को निकालना चाहा पर नामुमकिन सी बात थी। छोड़ो मुझे, उसने उसकी उंगलियों की जुम्बिश को अपने वजूद पे होता महसूस करके सिसक कर कहा। और फिर वो हुआ जो शायद होना तो चाहिए था पर ऐसे नहीं। बहरोज ने उसका लिबास ऐसे नोच कर उससे अलग किया था कि वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। बहरोज नहीं, उसने एकदम सर नफी में हिलाया। बहरोज ने गहरी नजरों से उसे तका। क्यों नहीं हाँ, उसने उसके चेहरे पे उंगली फेर कर कहा। प्लीज दूर हटिए। वो गहरे सांस लेती रूंधी हुई आवाज में बोली। बहरोज तमस्कुर से हंसता उसके लबों पे अपना मजबूत हाथ जमाता अपना हक वसूल कर गया था। कुछ देर बाद नीम अंधेरे कमरे में उसकी सिसकियां गूंजने लगी थी। वो जो अभी उसको रेजा रेजा करके पीछे हटा था। उसके रोने की आवाज जब उसके कानों में पड़ी तो अपने किए पे शर्मिंदा होने के बावजूद बेजार से लहजे में गोया हुआ। बंद करो ये रोना धोना, ऐसा भी कोई जुल्म नहीं किया जो रोना ही बंद नहीं हो रहा। वो करवट बदल गया। वो उसके रोकने पे भी ना रुकी। सारी रात उसकी रोते रोते गुजरी। सुबह की रोशनी लगने से पहले ही वो अपनी हालत दुरुस्त करके कमरे से निकल चुकी थी। जैसे ही मौलवी ने अजान दी धीरे धीरे हवेली में चहल पहल होने लगी। मीरब ने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी और जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंसुओं और सिसकियों के सिवा कुछ ना था। अम्मा जी भी उठ चुकी थी। वो उनके पास आकर बैठी थी। यकदम बहरोज के वालिद नमाज पढ़कर जैसे ही घर में दाखिल हुए और उसे देखकर जो बेइज्जती उन्होंने उसकी की, वो रात को की गई उनके बेटे की गई ज्यादती को भी पीछे छोड़ गई थी। सुबह सुबह हवेली की दीवारें उनकी धार से कांप उठी थी। वो जालिम भी नींद से भरी आंखें लिए जैसे ही जदीद तर्ज के बने लाउंज में आया तो मीरब सर झुकाकर रो रही थी और उसके अब्बा उसके सर पे खड़े उसे न जाने क्या कुछ कह रहे थे। उसे बुरा लगा, पर उसने कुछ न कहा। खामोश रहा। नजर एक बार फिर उसके कुमलाए चेहरे पे पड़ी तो वो महज लब भींच गया। पर जब अब्बा ने उसके किरदार पे बोलना शुरू किया तो उसकी बर्दाश्त बिल्कुल खत्म होने लगी थी। उसके दिमाग की रगें गुस्से से तन गई थी। वो एकदम भड़का। अब्बा मेरी बीवी के बारे में ऐसे अल्फाज आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? वो मुश्तिल हुआ। बीवी नहीं है तुम्हारी ये, वनी है। अब्बा चीखे। अब्बा गलत बात ना करें। निकाह करके लाया हूँ। वो जैसे भभरा। हाँ निकाह बेशक किया हो पर इसकी हैसियत हमारी मुलाजिमा से भी कम है। वो भी भड़के थे। मीरब फूट फूट कर रोने लगी थी। अम्मा जी ने यकदम उसे अपने सीने में भींचा तो वो मजीद सिसक उठी। अब्बा तन फन करते वहां से जा चुके थे और वो सामने खड़ा हाथों की मुठ्ठियां भींच खड़ा अब उसे गुस्से से घूर रहा था। यकदम वो आगे बढ़ा। बगैर अम्मा जी का लिहाज किए उसे कलाई से थामता घसीटता हुआ कमरे में लेकर आया था। एक झटके से उसे बेड पे लाकर फेंका तो वो एकदम सीधी होकर बैठी। आइंदा से जब तक अब्बा घर पे हूँ कमरे से ना निकलना। उसने कमरे में तैश के आलम में चक्कर काटते कहा। ऐसा गलत कुछ उन्होंने भी नहीं कहा। जो आपने किया वो इससे ज्यादा तौहीन आमेज था। वो उसके मुकाबिल खड़ी होती नम लहजे में गोया हुई। बकवास बंद करो।
वो नजरें चुराकर बोला, बकवास नहीं है, ये सच है जिसे आप झूठला नहीं सकते। अरे आपसे बेहतर तो सुहेल था। वो मेरी इज्जत पे ताक लगाए बैठा था। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं उसकी इज्जत नहीं थी पर आपकी तो इज्जत थी ना। वो उसे देख अफसोस से कहती उसके गुस्से को मजीद हवा दे गई थी। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया समझी। वो एकदम भड़का था। उसने उसकी गर्दन को अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ा तो उसकी सांसें बंद होने लगी। उसने उसे खुद से दूर करना चाहा, अपनी गर्दन आजाद करानी चाहिए पर वो तो शायद गुस्से में आपे से ही बाहर हो जाता था। आज तो की है ये बकवास, आइंदा करने के बारे में सोचना भी मत। और कौन है ये सुहेल? वो उसकी गर्दन छोड़ता उसे बाजू से दबोच गया था। कोई नहीं है। वो अपनी सांसें बहाल करती उसे खुद से दूर झटक गई थी। मुझे अपनी चलाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, समझी तुम? वो उसे झंझोड़ कर बोला। पर मैं अपनी ही चलाऊंगी, मैं किसी के हाथ की गुड़िया नहीं बन सकती। वो अपना आप उससे छुड़ाती फुनकारी। उसके यही अंदाज बहरोज के गुस्से की वजह बन रहे थे। वो उसे बेड पे झटक कर खुद अलमारी से कपड़े लेता वॉशरूम में बंद हो चुका था और वो महज सिसक कर रह गई थी। वो भी कमरे से निकल कर बाहर आई तो अम्मा वहीं बैठी थी। वो छोटे छोटे कदम लेती उनके पास आकर बैठी थी। उसने हाथ तो नहीं उठाया ना तुम पे? उन्होंने उसके बालों पे हाथ फेरते कहा। उसने गर्दन को जरा सा तिरछा करके उन्हें देखा और फिर खामोशी से सर को नफी में हिला दिया। अम्मा जी ने गहरा सांस खारिज किया और उसे बगौर तका। जानती हो तुम वनी हो, तभी तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है। बल्कि इससे ज्यादा सहना पड़ता है वनी में आए औरतों को। पर तुम जानती हो ऐसी भी औरतें हैं जो वनी नहीं होती। उन्हें धूमधाम से खुशी खुशी घर की बहू बनाकर लाया जाता है और फिर उनके साथ ऐसा सुलूक होता है जैसा तुम्हारे साथ हो रहा है। वो उसका हाथ थामती नरमी से गोया हुई। अम्मा जी अगर उनके साथ ऐसा सुलूक होता है ना तो वो अपने मैके जाकर बैठ जाती हैं, तलाक लेती हैं और अपनी जिंदगी आसान कर देती हैं। पर मुझ जैसी बनी हुई औरतें तो सब्र और बर्दाश्त के सिवा कुछ कर ही नहीं सकती। उसने शोखी हुई नजरें झुका कर कहा, 100% में से 75% औरतें बर्दाश्त करती हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो तलाक ले लेती हैं या फिर मैके चली जाती हैं। ऐसा नहीं होता। उनके बच्चे उनके पैरों की जंजीर बन जाते हैं। वो अपने बच्चों की खातिर खुद को मार देती हैं, अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट देती हैं। उन्होंने कदरे अफसोस से कहा, काश अम्मा जी मैं वनी ना होती। ऐसे सुलूक पे ना मैं आपके बेटे की ईंट से ईंट बजा देती। अपनी बेबसी पे उसे एक बार फिर रोना आया। आंचल उसका हल्का सा ढलका तो गर्दन पे उसकी उंगलियों के निशान अम्मा की नजर से पोशीदा ना रह सके। अभी वो उसे कुछ कहती, उसने अपना आंचल दुरुस्त किया। सामने वो नक्शक सा तैयार लाउंज में आया। सोफे पे बैठ के उसने उसे एक नजर देखा और फिर दोबारा नजर झुकाकर अपने मोबाइल में मशगूल हो गया। तुमने इस पे हाथ उठाया है? अम्मा ने सख्त गीर लहजे में पूछा। उसने ना समझी से सर उठाया। जी अम्मा जी, उसने कुछ उलझन का शिकार होकर पूछा। तुमने मीरब पे हाथ उठाया है? उन्होंने सख्ती से दरियाफ्त किया। मीरब उसकी घूरी खुद पे देख एकदम से पिटाई थी। नहीं अम्मा जी, ऐसा तो कुछ नहीं किया मैंने। उसने बेमुश्किल अल्फाज तरतीब दिए। तुमने नहीं किया तो किसने किया है? इसकी गर्दन पे तुम्हारी उंगलियों के निशान बाकायदा पड़े हैं। अम्मा के लफ्ज लफ्ज में सख्ती थी। अम्मा जी वो गुस्सा आ गया था। उसने निगाहें झुका कर कहा, ये क्या बात हुई? गुस्सा आ गया तो क्या बीवी के साथ ऐसा सुलूक करोगे? उन्होंने उसे घूरा। माजरत अम्मा जी, आइंदा ख्याल रखूंगा। उसने निगाहें झुका कर कहा, अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो बहरोज मैंने तुमसे बात नहीं करनी। वो खफगी से बोली। वो एकदम तड़प ही तो गया था। अम्मा जी आप दूसरों की खातिर मुझसे ऐसे बर्ताव नहीं कर सकती। आप मेरी माँ हैं। आपका कहा पत्थर पे लकीर की मानिंद है। आप ऐसे नाराजगी की धमकी ना दिया करें। वो उठकर उनके कदमों में आ बैठा था और वो महज देख कर रह गई थी कि उसे अपनी माँ से इस कदर अकीदत थी। आप हमें शर्मिंदा नहीं करेंगे कभी कुछ ऐसा करके जिससे हमारी तरबियत पे हर्फ आए तो? हम क्यों खफा होने लगे आपसे? उन्होंने नरमी से उसके चेहरे पे हाथ फेरा। अम्मा जी मैं वादा करता हूँ, अब तक जो कुछ हुआ वो हो गया पर उसके बाद मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा। वो अदब से निगाहें झुका कर बोला। और फिर जो उसने कहा था उसने वही किया।
वो हैरान हुई थी, कोई शख्स अपनी बात का इतना पक्का कैसे हो सकता है। वो कमरे में होती तो वो उससे कलाम तक ना करता, चाहे अच्छा हो या बुरा। ये सिलसिला पिछले 4 माह से ऐसे ही चल रहा था। उसकी भी रूटीन काफी बदल गई थी। वो सुबह उठकर शनों के साथ लगकर घर के कामों में हिस्सा लेने लगी थी। फिर बाकी का दिन अम्मा जी और पौधों के साथ गुजरता और उससे कभी सामना होता तो वो उस पे से निगाह फेर कर निकल जाता। अभी वो लगी बाहर लगे पौधों को पानी दे रही थी। काले रंग का लॉन का प्रिंटेड सूट पहने, बालों की लंबी चोटी बनाए खड़ी थी। पाइप लेकर वो दूसरी क्यारी की तरफ मुड़ी कि एकदम पाइप के सामने नमूदार होता वजूद पूरा का पूरा भीग गया। उसने बेसाख्ता हाथ मुंह पे रखे और पाइप जमीन पे फेंकती 2 कदम उछलकर पीछे हुई और एकदम भागती हुई अम्मा जी के पास पहुंची थी। वो काफी देर तक इंतजार करती रही कि अब वो उसकी बेइज्जती करेगा, पर ऐसा ना हुआ। उसे कुछ तसल्ली हुई। शाम की चाय पीकर वो अम्मा जी की टांगें दबा रही थी कि वो अम्मा जी के पास आया। उन्हें सलाम करके पास पड़ी कुर्सी करीब खिसकाए और बैठा। मीरा अपने चोर नजर से उसे देखा। वो अम्मा जी की तरफ मुतवज्जह था। अम्मा जी, आपने बुलाया था? उसने अम्मा जी को तकते पूछा। हाँ बेटा, बुलाया था। उन्होंने उठते हुए मीरब के हाथ थाम कर रोके। मीरब ने उठकर कमरे से निकल जाना चाहा, पर अम्मा ने उसे रोक लिया। वो जानती थी अम्मा क्या बात करने वाली हैं। उसका दिल धड़का। वो बात जो तकरीबन 4 माह से पोशीदा थी, वो बात आज अम्मा जी उसे बताने वाली थी। वो बेहद खौफजदा थी उसका रिएक्शन सोचकर। उसकी भी बेसाख्ता नजर उस पे पड़ी तो उसे उसमें न जाने क्यों पहले के मुकाबले में काफी तब्दीली महसूस हुई। बहरोज, तुम बाप बनने वाले हो? अम्मा जी ने संजीदगी से कहा। जी। उसे हैरत हुई। हाँ, तुम्हें 4 महीने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम काफी गुस्से में रहते थे उन दिनों, अम्मा जी ने नरमी से कहा। मीरब नजरें झुकाए बैठी थी। बहरोज को तो समझ ही ना आए क्या करे, अजब सी बेबसी थी। उसने एक बार मीरब को देखा। वो बैठी नजरें झुकाए उंगलियां चटखा रही थी। कमरे में गहरी खामोशी थी। वो गहरी सांस लेकर उठा। अम्मा जी, चलता हूँ, कुछ काम है, रात में मुलाकात होगी। वो संजीदगी से कहता कमरे से निकल गया और वो महज भीगी नजरों से उसकी पुश्त को देखती रह गई। अम्मा जी, अब क्या होगा? उसने अम्मा की तरफ रुख किया। अल्लाह खैर करेगा, उन्होंने उसे परेशान देखकर कहा। अम्मा जी, वो गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? उसने अम्मा जी को तकते परेशानी से कहा। नहीं, अम्मा जी ने यकलफ्सी जवाब दिया। वो भी खामोश हो गई। उससे भी आगे मजीद कुछ कहा ना गया। रात में वो कमरे में बैठी थी। घुटने पे सर टिकाए बैठी, पीले रंग का जोड़ा पहने बैठी थी। बहरोज कमरे में घुसा उसे देखकर हमेशा की तरह नजरअंदाज करता वो कमरे की बालकोनी में गया। सिगरेट सुलगा कर पीने लगा कि वो बेचैनी सी महसूस करती खुद ही उसके पीछे उठकर गई। उसकी पुश्त पे खड़े होकर उसने बेमुश्किल अल्फाज को तरतीब दिया। आप खुश नहीं इस खबर से? उसने धीरे से कहा। वो मजाक उसने सिगरेट का गहरा कश लेकर धुआं हवा के सुपुर्द किया और उसे देख तमस्खुर से हंसा। बिल्कुल भी नहीं। उसने आधा जला सिगरेट जमीन पे फेंककर अपने जूतों तले मसला। क्यों? उसे अपने हलक में कांटे छुपते हुए महसूस हुए। क्योंकि मैं ये बच्चा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ इसको खत्म कर दो। उसने सफाकी की हद तमाम कर दी। ये आप क्या कह रहे हैं? वो खौफ के मारे 2 कदम पीछे हुई। वही जो तुमने सुना। वो उसके सरापे को बगौर तकता गोया हुआ। उसके सरापे में हल्का सा भारीपन वो देखकर सर झटक गया। पर मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, आप प्लीज ऐसी बातें ना करें। उसकी रंगत पल में जर्द पड़ी थी। पूरा वजूद लम्हे में पसीने से शराबोर हुआ था। घबराहट के मारे उसके वजूद पे ऐसा लर्जिश तारी हुआ कि एक पल को तो बहरोज भी सिटपिटा गया। उसने एकदम लपक कर उसे थामा। क्या हुआ तुम्हें? उसने उसके गाल थपथपाए। पानी, पानी, उसने गहरे सांस लेकर कहा। हाँ, सब्र। वो उसे खुद के साथ लगाए बेड पे लाकर बिठाता गोया हुआ। साइड टेबल पे रखे जग से पानी उसने गिलास में उंडेल कर उसके लबों से लगाया तो कुछ देर बाद उसकी हालत संभली। अब बेहतर महसूस कर रही हो? उसने उसके बाल सहलाते कहा। जी। उसने अपने चेहरे पे हाथ फेर कर कहा और नजरें उसके चेहरे पे गाड़ कर बेबसी से उसे देखा। आप क्यों नहीं चाहते कि? उसने बात अधूरी छोड़ी। तुम और मैं एक हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं हैं।
बच्चे का आना मतलब उसकी जिंदगी खराब करना। माँ बाप के ताल्लुकात का फर्क औलाद की शख्सियत पे बहुत पड़ता है और मैं नहीं चाहता कि किसी मासूम की जिंदगी खराब हो। वो संजीदगी से बोला, हम ठीक करेंगे ना अपना ताल्लुक, हमारे बीच सब ठीक हो जाएगा। वो बेकरारी से बोली, कैसे? उसने आईब्रो उचका कर कहा, आप भूल जाए ना ये कि मैं वनी हूँ प्लीज। वो जैसे मिन्नत पे उतर आई, ऐसा नहीं हो सकता मीरब, तुम मेरे भाई के खून बहा में आए हो, हमारे बीच कभी कुछ भी दुरुस्त नहीं हो सकता। वो संजीदगी से बोला, क्यों नहीं हो सकता, कोशिश तो करें। उसने रोते हुए कहा, कभी कभी कुछ चीजें कभी ठीक नहीं हो सकती। वो उसके पास से उठता गोया हुआ, आप इतने संग दिल ना बने। वो सिसकी, कभी कभी संग दिल बनना पड़ता है। वो भी रुखी से कहता उसका दिल दुखा गया था। प्लीज, हम एक कोशिश कर सकते हैं ना? वो उसके पीछे उठी थी, उसका आंचल बेड पे ही रह गया था। वो दुपट्टे से बेनियाज बिखरी सी हालत में उसके मुकाबिल खड़ी हुई। उसकी नजर उस पे पड़ी तो वो सांसें लेना भूल गया। उसकी रोई रोई आंखें, बिखरे से बाल, कपकपाने लब, न जाने क्या था उस लम्हे में कि वो कमजोर पड़ गया। वो धीरे से उसे अपनी बाहों में कैद करता उसके लबों पे झुका था। वो एकदम सिटपटाए, उसने उसे खुद से दूर करना चाहा। उसकी गिरफ्त मजीद सख्त हुई, मीरब को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। वो उससे दूर हटा, उसने उसकी कमीज को थामा। वो उसे खड़ा देखता रहा। यकदम उसने गहरी सांस खारिज की। कल तैयार रहना, डॉक्टर के पास चलेंगे, अम्मा जी को ना बताना। वो उसे खुद से दूर करता संजीदगी से कहता। खुद बाथरूम में बंद हो गया और वो बिखरी सी हालत में बेजान वजूद लिए जमीन पे बैठती चली गई। अगली सुबह जब बहरोज उठा तो मीरब को कमरे के कोने में फर्श पे बैठा पाया। शायद सारी रात वो वहीं बैठी रही थी। तैयार हो जाओ, उसने नींद से बोझल होती आवाज में कहा। मैं नहीं जाऊंगी, हरधर्मी से कहा। जाना पड़ेगा तुम्हें। बहरोज के माथे पे तेवरियां नुमूदार हुई। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। वो अपनी नम सूजी आंखें उसकी आंखों में गाड़ कर जुनूनामेज लहजे में कहती बहरोज के गुस्से को हवा दे गई थी। मसला क्या है तुम्हारा? इज्जत से बोल रहा हूं तो समझ नहीं आती बात। बहरोज बैट से कुशन उठाकर जमीन पे फेंकता उठा था। वो खौफ से कपकपा उठी थी। वो भी मुश्किल अपने बेजान होते पैरों पे जोर डाल कर उठी थी। मुझे नहीं करना अपने बच्चे का कत्ल। वो मजबूत लहजे में गोया हुई। तुम क्यों सर पे चढ़ रही हो मेरे? जितना कहा है उतना करो। वो तैश के आलम में धड़ा। नहीं करूंगी जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं करूंगी। वो सर को नफी में जुम्बिश देती नहीफ सी आवाज में बोली। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर इस बच्चे ने इस दुनिया में जन्म लिया तो ये भूल जाना कि मैं इसे बाप बनकर पालूंगा या इसकी परवरिश करूंगा। वो उसे कंधों से थामता गरा कर गोया हुआ। मेरे बच्चे के लिए मैं काफी हूँ। वो सिसक कर बोली, ठीक है तो फिर पैदा करो और अकेले पालो इसे। वो उसे झटक कर कमरे से निकल गया था। मीरब ने अपने मुंह पे हाथ रखकर अपनी सिसकियों को रोका था। मीरब, अम्मा जी ने उसे गुमसुम बैठे देखकर आवाज दी। जी अम्मा जी। उसने सर उठाकर अम्मा जी को देखा। बहरोज खुश है ना इस बच्चे की आमद से? उन्होंने उसके जर्द चेहरे को तक कर कहा। पता नहीं, वो अजीब से लहजे में बोली। कुछ कहा है उसने तुम्हें? अम्मा जी ने कुछ फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं कहा। वो बात छुपा गई। हम बस अल्लाह इस बच्चे को तुम दोनों के लिए रहमतों और बरकतों वाला बनाए। अम्मा जी ने उसके माथे पे बोसा देकर कहा। उसकी आंखें हल्की सी भीगी, पर वो अपनी आंखों की नमी छुपा गई। बहरोज थोड़ा सख्तगीर है, पर मेरा बच्चा दिल का बहुत अच्छा है मीरब। अम्मा जी ने उसका हाथ थाम कर कहा। उसके दिल से बेसाख्ता एक आवाज निकली कि अगर इतना ही अच्छा है तो अपने बच्चे को क्यों मार रहा है? जी अम्मा जी। दिल की बात वो जबान पे ना ला सकी थी। उसकी माँ जब मरी थी ना तो 9 साल का था वो, छोटा था, ना समझ। अम्मा जी ने नम आवाज में कहा। मीरब को एकदम झटका लगा। उसने हैरत से अम्मा जी की तरफ देखा। पर अम्मा जी आप तो। मीरब ने अम्मा जी को देख भी मुश्किल अल्फाज तरतीब दिए। मैं उसके बाप की दूसरी बीवी हूँ। मेरी बड़ी बहन बहरोज की माँ थी। उसके इंतकाल के बाद बहरोज के अब्बा ने मुझसे निकाह कर लिया था। उन्होंने गहरी सांस खारिज करके कहा। आपने पहले कभी बताया नहीं। वो हैरान सी थी। अब बता दिया। वो धीरे से हंसी थी।
और जो बहरोज का भाई था वो भी क्या आपका अपना बेटा नहीं था? उसने कुछ हिचकिचा कर कहा, वो मेरा बेटा था, उसे मैंने जन्म दिया था। उन्होंने संजीदगी से कहा, आपको मुझसे नफरत नहीं महसूस होती? उसे हैरत हुई, नहीं क्यों, मैं भला तुमसे क्यों नफरत करूं? वो नरमी से बोली, मेरा बाप आपकी औलाद का कातिल है। उसने उन्हें याद दिलाया, और मेरा अल्लाह मेरी औलाद के कातिल को सजा देने वाला। वो परसुकून लहजे में गोया हुई, इतना सब्र कैसे है आप में अम्मा जी? उसे हैरत दर हैरत हुई। जब अपने अच्छे और बुरे का यकीन उस पाक ज़ात पे हो ना फिर सब्र आ ही जाता है। वो अपनी आंखों में ढेरों नूर लिए गोया हुई। आप जैसा सब्र हर किसी को क्यों नहीं आता? उसने उनके हाथ अकीदत से थाम कर लबों से लगाए, क्योंकि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान तो रखते हैं, पर हमारा अकीदा बड़ा कमज़ोर है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़्यादा उसके बंदों से तवक्कुत रखते हैं, और जब उम्मीदें और यकीन दुनिया पर हो तो सब्र कैसे आएगा? उन्होंने मुस्करा कर कहा। वो भी धीरे से मुस्काई थी। हकीकत थी ये, हमें अल्लाह से ज़्यादा इंसानों से ही तो अच्छे की उम्मीद होती है। फिर भी अम्मा जी आपने अपना जवान बेटा खोया है, क्या आपको दुख नहीं हुआ था? क्या आपके सीने में बदला लेने की आग ने जन्म नहीं लिया था? उसे फिर भी इश्तियाक रहा। औलाद का दुख हमेशा हर दुख से भारी होता है, फिर चाहे औलाद जवान हो या बूढ़ी या फिर बचपन के दौर में हो, इसकी तकलीफ दिल को पाश पाश कर देती है। पता है मैंने अपने बेटे के कत्ल का मुआमला अल्लाह की अदालत पे छोड़ा है। ये दुनिया क्या होगी, इनकी अदालत क्या होगी और इनका इंसाफ क्या होगा, देखो ना। अब भी तुम जैसी मासूम बेबस औरत को सजा काटने के लिए चुना गया। हालांकि तुमने तो कुछ नहीं किया था, जिसने किया था वो तो भाग गया। कहीं और जाकर वो फिर किसी मासूम का कत्ल कर देगा और फिर किसी और मासूम को उसकी सजा दी जाएगी, जो अपने जुर्म व गुनाह से भी नावाकिफ होगा। ये दुनिया की अदालतें अंधी हैं, असल इंसाफ तो मेरे रब की अदालत में मिलता है। वो तमकनत से कहती मीरब को तजुब में डाल गई थी। वो हैरत से उन्हें तक रही थी। वो उसे इस कदर हैरत से खुद को तख्ता पाकर धीरे से मुस्काई थी। बहरोज की जिंदगी भी किसी आजमाइश से कम नहीं। उसकी जिंदगी का भी एक सियाह बाब है और वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मैं चाहती हूँ तुम उसका एतमाद जीतो, तुम उसे जीतो मोहब्बत से, वफा से, तवज्जो से। मुझे यकीन है एक दिन आएगा जब वो अपना हर गम तुम्हें बताएगा, तुमसे अपनी हर तकलीफ बांटेगा इंशाअल्लाह। उन्होंने उसके बाल संवारते कहा, ऐसा क्या है? वो उनको तकती मुस्तफसिर हुई। ऐसा समझो कि अगर ये कड़ी तुमने सुलझा ली ना तो तुम दोनों की जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी एक साथ। उन्होंने उसे समझाया, पर वो तो मुझसे बात तक नहीं करते और अभी तो नाराज हैं काफी। उसने बेचैनी से कहा, अब ये तो तुम पर है ना कि तुम क्या करती हो और कैसे करती हो। उन्होंने संजीदगी से कहा। मीरब गहरी सोच में डूब गई। शाम के 5 बज रहे थे। वो किसी काम से अजलत में घर आया था। कोई जरूरी कागजात थे जिनकी उसे जरूरत पड़ गई थी। वो कमरे में हर एक जगह छान चुका था पर उसे उसके कागजात नहीं मिले। काफी ढूंढने के बाद उसे याद आया कि वो कागजात तो उसने अपने वकील के पास रखवाए थे। उसने अपनी पैंट की पॉकेट से मोबाइल निकाल कर कान से लगाया। मीरब कमरे का दरवाजा धीरे से बंद करती अंदर आई थी। सुर्ख रंग के शिफॉन का जोड़ा जिस पे हल्की हल्की एम्ब्रॉयडरी हुई थी, मोती के फूलों की खुशबू जैसा परफ्यूम लगाए, आंखों में गहरा काजल लगाए, होठों पे सुर्ख जोड़े के हम रंग सुर्खी लगाए, नाक में एक मोती वाली नथ पहने वो गजब ढा रही थी। बहरोज की तवज्जो उसकी तरफ ना थी। वो खामोशी से चलती उसके पास आई थी। बहरोज ने मोबाइल कान से हटाकर कॉल काटी, ऊपर देखा तो देखता ही रह गया। उन 4 माह में पहली बार वो ऐसे सच संवर कर उसके सामने आई थी। वो इस कदर हसीन लग रही थी कि वो भी खुद सा उसे तकता रह गया। वो उसे खुद को तकता पाकर थोड़ी सी कंफ्यूज हुई थी, मगर हिम्मत करके वो उसके बराबर बैठी थी। धीरे से उसके करीब होकर उसने पलकें झुकाकर पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ? वो कपकपाए लहजे में मुस्तफसिर हुई। बहुत खूबसूरत। वो भी खुदी के आलम में उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरता गोया हुआ। वो उसकी तारीफ करने पे शर्मीली सी मुस्कान होठों पे लिए नजरें उठाकर दोबारा झुका गई थी। बहरोज धीरे से झुका था, उसकी झुकी आंखों पे अपने लब रख गया था। उसकी जसारत पे उसकी आंखें धीरे से कपकपाई थी। बहरोज,
उसने अपने सुर्ख लब धीरे से हिलाए। वो उसके चेहरे पे अपनी उंगलियां फेरता मखमूरियत से गोया हुआ। कुछ नहीं। कुछ कहते कहते उसके लब फड़फड़ाए थे। बहरोज की नजर उसके कपकपाते लबों पे पड़ी तो वो बेखुद सा होता उसके लबों पे झुका था। उसके लम्स में इस कदर शिद्दत थी कि वो कपकपा कर रह गई थी। लम्हा यूं ही सरकते गए। मीरब की सांस रुकने लगी। मीरब ने उसकी गर्दन पे अपने नाखून गाड़े। वो धीरे से उसके लबों को छोड़ता उसे बिस्तर पे गिराता उस पे झुका था। उसकी गर्दन पे अपने दांतों का हल्का सा दबाव डाला तो मीरब सिसक उठी। उसने उसकी शर्ट के कॉलर को मजबूती से अपनी गिरफ्त में जकड़ लिया। लम्हे यूं ही फुसूखेजी के बीतने लगे कि यकदम बहरोज का मोबाइल बजा। वो होश की दुनिया में वापस लौटा। उसे खुद से दूर करके उठा। चेहरे पे यकदम उसने हाथ फेरा। चेहरे पे नरमी खत्म हुई और सख्ती ने बसेरा कर लिया। मीरब भी उसके पीछे उठी थी। उसने मीरब को तैश के आलम में देखा। आइंदा से ऐसे सजने संवरने की जरूरत नहीं, इंतहाई बेहुदा लग रही हो। वो उस पे गिराता कमरे का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद करता निकल गया था। और वो महज गहरी सांस लेकर रह गई थी। मुश्किल था उसके दिल तक रसाई करना पर नामुमकिन नहीं था। वो किचन में लगी रात का खाना बना रही थी। अम्मा जी से बहरोज की पसंद का पूछकर वो लगी उसी की पसंद का खाना बनाने में मशगूल थी। खाना बनाकर फारिग हुई तो नहा धोकर उसने सादा सा बादामी रंग का सूट पहना। साथ ही होठों पे हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक भी लगा ली। वो कमरे में बैठी उसके आने का इंतजार कर रही थी। कुछ वक्त बीता तो बाहर से उसकी गाड़ी की आवाज आई। वो एकदम खड़ी हो गई। वो कमरे में एक सिम से दूसरी सिम चक्कर काटती उसके आने का इंतजार करने लगी। वो कमरे में आया तो उसे पिछले एक हफ्ते की तरह आज भी तैयार देखा। वो उससे नजरें फेरता बैग की सिम जाने लगा था कि वो यकदम उसके मुकाबिल आई थी। बहरोज के उसे देखने पे वो नरमी से मुस्कुराती उसके करीब आई थी। अपने हाथों का हार उसकी गर्दन के गिर्द बनाकर उसने अपना चेहरा उसके चेहरे के कदरे करीब करके मध्यम सी आवाज में उसे मुखातिब किया। आज देर कर दिया आपने आने में। आपको पता है मैंने आपके लिए आज अपने हाथों से खाना बनाया है। वो लाड उठाने वाले अंदाज में बोली। तुम मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। कह रहा हूँ दूर रहो मुझसे, नहीं तो मुझे दिल तोड़ने का हुनर खूब आता है। वो उसे खुद से दूर करता संजीदगी से बोला था। वो उसकी बात पे मुंह बना कर रह गई थी। आप कितने संग दिल हैं वो मुझे पता है। और रही बीवी बनने की बात, तो मैं आपकी बीवी हूँ। और सबसे अहम बात, मुझे भी टूटे दिल जोड़ने का हुनर खूब आता है। वो उसके करीब होती उससे पहले ही उसके अल्फाज उसकी हिम्मत खत्म कर गए थे। जानता हूँ बहुत खूब आता है तुम्हें टूटे दिलों को जोड़ना। वही तो करती थी तुम शादी से पहले। वो संजीदगी से कहता बेड पे बैठा था। भाड़ में जाएं आप। मैं पागल थी जो आपके लिए लगकर इस हालत में। मैंने खाना बनाया, आपके लिए तैयार हुई, आपके आने का पूरा दिन इंतजार किया। वो गुस्से से भड़की थी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या औरतें इस हालत में काम नहीं करती? जहां तक मैंने देखा है औरतें पूरे पूरे घर संभालती हैं। वो जूते उतारता मसरूफ से अंदाज में बोला। वो धप से उसके बराबर बैठी थी। वो गर्दन मोड़कर महज उसे बुरी नजरों से घूर कर रह गया था। हाँ करती होंगी पर मुझसे नहीं होता। वो मुंह बनाकर कहती उसके कंधे पे सर रख गई थी। तो ना करो, मैंने नहीं कहा। वो उसका सर अपने कंधे से हटाता दुटुक लहजे में कहता उठा था। वो अलमारी खोलकर खड़ा अपने कपड़े निकाल रहा था कि वो यकदम उसके पीछे गई थी। उसकी कमर पे अपना सर टिकाकर खड़ी होती वो धीरे से मनमनाई थी। पर उसकी मनमनाहट वो बखूबी सुन चुका था। प्यार से बनाती हूँ, दिल करता है आपका ख्याल रखूं, आपके लिए खाना बनाऊं। वो उसकी कमर पे सर टिकाए खड़ी थी कि वो यकदम मुड़ा। वो सीधी खड़ी हुई। मीरा प्लीज मुझसे दूर रहो। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें सच में कुछ ऐसा दे दूं जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचा दे। उसके लहजे में बला की संजीदगी थी। क्या ये बच्चा और मैं आपके कुछ नहीं लगते? क्या हमारी तकलीफ पे आपको तकलीफ नहीं होगी? उसकी पलकें पल में भीगी थी। नहीं, जिन चीजों से मेरा कोई सरोकार नहीं, मुझे उनकी परवाह भी नहीं। संग दिली की हद वो तमाम कर गया था। हम दोनों से आप ही का तो सरोकार है। उसने उसका हाथ थामना चाहा, पर वो अपना हाथ उसकी पहुंच से दूर कर गया। आखिरी बार कह रहा हूँ दूर रहो मुझसे। वो उसकी नम आंखों में अपनी सर्द बेतासीर आंखें गाड़ कर बोला। अब तो मुमकिन ही नहीं।
उसने हिम्मत करके बिखरे हुए लहजे में कहा, अपनी औकात मत भूलो, तुम्हारी हैसियत हमारे घर के मुलाजिमों से भी बदतर है। उसने तल्खी से कहा, अच्छा तो क्या जो उस रात आपने मेरे साथ किया वो आप अपने मुलाजिमों के साथ भी करते हैं? न जाने कैसे उसकी जबान से ये बात निकली, उसे खुद खबर ना हुई। आखिरी बार कह रहा हूँ, अपनी जबान को लगाम देना सीखो। वो उंगली उठाकर उसे वार्न करता अपने कपड़े अलमारी से झपटने के अंदाज में लेता वॉशरूम में बंद हुआ। वो नम आंखें लिए वहीं खड़ी रही। अब तक यहीं खड़ी हो, अब जो खाना बनाया है लाकर दो भी घी की नहीं। वो बाथरूम से बाहर निकला, उसे वहीं खड़े देखकर भड़का। उसने चौंक कर उसे देखा। खामोशी से मशीनी अंदाज में कमरे से निकल गई थी। वो महज उसे जाता देखकर रह गया। कुछ देर बाद वो दोबारा कमरे में आई थी। खाने की ट्रे हाथ में थामे अपने हल्के से भारी सरापे समेत न जाने क्यों वो चौधरी बहरोज के दिल में घर कर रही थी। उसने उसके सरापे से नजरें चुराईं। मीरब ने खाना लाकर बेड पे उसके सामने रखा। वो खाना खाने लगा तो वो सोफे पे जाकर बैठ गई। मीरब ने कोई बात ना की, खामोश बैठ गई। बहरोज के लिए इस खामोशी में निवाले निगलना मुश्किल सा हो गया। पर खैर वो खाना खाकर ही हटा। वो दोबारा उसी अंदाज में आई, बर्तन उठाए और कमरे से निकल गई। और बहरोज महज लब भींच कर रह गया। वो ऐसे ही उसे मनाने के जतन करती रही, पर वो शायद कोई पत्थर था जिसमें दरार कर पाना मुश्किल सी बात थी। उसका 8वां महीना शुरू हो चुका था। उसका सरापा पहले से ज्यादा भारी होने लगा था। उसे डॉक्टर ने बताया था कि उसके जुड़वा बच्चे हैं, पर उसने ये बात बहरोज को नहीं बताई। जितने दिन बीतते जा रहे थे उतनी उसकी हालत बदतर होती जा रही थी। अब भी वो अपना सूजा वजूद लिए बाग में कुर्सी रखे बैठी थी कि न जाने वो कहां से बरामद हुआ। मोबाइल पे लगा वो किसी से तेज लहजे में बात कर रहा था। मीरब ने उसे देखकर सर झटका। बहरोज की उस पे नजर पड़ी तो वो चलता उसके पास आया। अम्मा जी बता रही थी, तबीयत ठीक नहीं तुम्हारी, क्या हुआ है? वो उसके सामने दूसरी कुर्सी खींचकर बैठता मसरूफ से अंदाज में मुस्तफसिर हुआ। ऐसी हालत में तबीयत वैसे ही बेजार रहती है, अम्मा जी ऐसे ही परेशान हो जाती हैं। वो धीरे से बोली। बहरोज ने नजर उठाकर उसे देखा। उसकी हालत सच में बज़ाहिर भी बहुत अजीब हो रही थी। वो हसीन व नाजुक नकूश दब से गए थे। उसकी नाक भी शदीद किस्म की सूजी हुई थी। वो उसकी नाक देख कमीनगी से हंसा था। अपनी नाक देखो तुम, हाँ हाँ, तौबा पूरी नमूनी लग रही हो। वो अपना बेसाख्ता उमड़ता कहका रोक नहीं पाया था। क्या हुआ है मेरी नाक को? उसने अपनी नाक पे हाथ रख कर कहा। कुछ नहीं, हाँ हाँ हाँ, वो भी मुश्किल बोला। आप क्यों हंस रहे हैं मुझ पे? वो रुआसी हुई। कुछ नहीं, मैंने तो कहा था अबॉर्ट करवा लो बच्चे को, पर तुम ना मानी, अब भुगतो। वो पल में संजीदा हुआ था। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते? उसे अफसोस हुआ। बिल्कुल नहीं, उसने रुख मोड़कर कहा। आप प्लीज यहाँ से उठ जाएं, इस वक्त मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है। वो बिगड़े तनफुस समेत गोया हुई। फिर कहूंगा औकात मत भूलो। वो संजीदगी से कहता तनफन करता वहां से निकल गया था। मीरब अपने सर की पुश्त कुर्सी की पुश्त से लगा गई थी। और फिर वो दिन आया जब उसने 2 बच्चों को जन्म दिया। उसके घर एक बेटी और बेटा पैदा हुआ। अम्मा जी और अब्बा जी बेहद खुश थे। वो खुद भी बेहद खुश थी। उसको सबने बहुत फोन किया पर वो ना आया। मीरब को अगले दिन अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। वो घर आ गई। वो अपने बच्चों को साथ बिस्तर पे लिटाए खुद भी उनके बराबर पड़ी थी। बहरोज कमरे में आया। बच्चों पे नजर तक डालना भी जरूरी ना समझा उसने। मीरब का हलक सूखा, उसकी आंखें नम हुई थी। वो सोफे पे बैठा मोबाइल में ऐसे गुम था जैसे न जाने उसके कौन से खजाने उसके मोबाइल में पड़े हों। आप आए नहीं अस्पताल? उसने गहरी खामोशी तोड़ते कहा। वो बिना जवाब दिए हनूस अपने मोबाइल में गुम था। उसने दोबारा हिम्मत करके उसे मुखातिब किया। बहरोज, मैं आपसे बात कर रही हूँ। उसने उसे तकते नम लहजे में कहा। मुझे तंग करना बंद करो। ये बात अव्वल रोज ही तय हो चुकी थी कि इस बच्चे से मेरा कोई सरोकार नहीं। वो बिना निगाह उठाए बेजार से लहजे में बोला। बहरोज बस भी कर दें आप। मुझसे नफरत समझ आती है कि मैं आपके भाई के कातिल की बेटी हूँ, पर ये तो आपका अपना खून है, आपकी अपनी औलादें, इनको किस बात की सजा दे रहे हैं आप?
उसकी आंखों से आंसू भल भल बहने लगे थे। प्लीज अपना लेक्चर बंद करो, सर में दर्द करके रख दिया है। सर्द मेहरी की दीवार पहले से ज्यादा ऊंची हो चुकी थी। वो खामोश रही, उससे आगे तो उससे एक लफ्ज भी ना कहा गया। दिन तेजी से गुजर रहे थे। आज उसके बच्चे पूरे 1 माह और 10 दिन के हो चुके थे। उसने उनको नहला धला कर साफ सुथरा किया। बहरोज बेड पे ही बैठा था, पर बेनियाज। मीरब ने अपने बच्चों को कपड़े पहनाए, अच्छे से लपेट कर दोनों को बेड पे लिटाया। मीरब की एक चोर नजर बहरोज पे गई। गलती से भी उसकी निगाह अपने बच्चों को देखने के लिए नहीं उठी थी। वो उनको बारी बारी फीड कराकर कमरे में बिस्तर पे लिटाकर चली गई। बहरोज ने एक आंख उठाकर कमरे से बाहर झांक कर देखा, वो कहीं नहीं थी। बहरोज ने यकदम मोबाइल साइड पे रखा, दोनों बच्चों के माथे पे यकदम झुककर अपने लब रख गया था। उनके नन्हे हाथों को अपने हाथों में थामता बारी बारी उनके हाथों पे प्यार करने लगा कि उसे किसी के कदमों की चाप महसूस हुई। वो उनसे दूर होकर वापस खुद को मोबाइल में गर्क कर गया। मीरब जल्दबाजी में कमरे में आई, अलमारी खोलकर कुछ सामान निकाल कर वो वापस कमरे से निकल गई। उसके जाते ही वो वापस अपने बच्चों की तरफ मुतवज्जह हो गया। काफी वक्त बीतने के बाद भी जब वो वापस न आए बच्चों के पास तो उसे तशवीश हुई। वो कमरे से निकलकर लाउंज की तरफ आया। सामने सोफे पे बैठा शहरोज चहक चहक कर मीरब और अम्मा जी से बात कर रहा था। वो शुरू से ऐसा था, हर किसी से जल्दी घुल मिल जाने वाला। तुम कब आए? बहरोज ने अंदर आते कहा। मैं अभी आया, मुझे पता चला मेरे यार ने मुझे याद किया और मैं झट से चला आया। उसका कहा बेसाख्ता था। नौटंकी इंसान, कभी तो इंसान बनो। बहरोज हंसते हुए उसे बगलगीर हुआ। अबे इंसान ही हूँ, बस तेरी तरह आदमेजार नहीं हूँ। शहरोज का हका लगा कर बोला। हाँ वो तो दिख रहा है। वो मुस्कान दबाकर कहता शहरोज को जला गया था। ज्यादा बक मत। शहरोज ने मुंह बनाया। बैठ जा। बहरोज ने सोफे पे बैठते उसे भी बैठने को कहा। बैठ रहा हूँ, तेरे बच्चों को देखने आया हूँ इतनी दूर से। वो खुश अखलाकी से बोला। बहरोज के चेहरे पे एकदम संजीदगी तारी हुई। उसने महज इतना ही कहने पे इक्तफा किया कि एकदम मीरब की आवाज ने उसे चौंका दिया। मैं लेकर आती हूँ दोनों को। वो चाहत कर कहती कमरे की सिमत रुक कर गई। अम्मा जी भी उनको मुस्कुरा कर देख रही थी। और सुना क्या हाल है? बहरोज ने उसे मुखातिब किया। एकदम मस्त हाल है, बहरोज ने कहा लगा कर बताया। वो दिख रहा है कमीने। शहरोज ने कमीनेपन से आंख मारी। दोनों की नजर एक साथ मीरब की तरफ उठी थी। मीरब की गोद में दोनों बच्चे थे। बहरोज एक नजर देख निगाहें फेर गया था। शहरोज एकदम पर जोश होता उठा था। उसने मीरब की गोद से दोनों बच्चों को लिया। शहरोज बच्चों को लेकर बहरोज के पास आया, उसी के बराबर बैठ गया। हैरत की बात है वैसे भाभी, लड़की कौन है लड़का कौन? शहरोज दोनों के गोल मटोल से चेहरों को देख हैरत से बोला। ये बेटी है, इसका नाम अम्मा जी ने दानिन रखा है, और ये बेटा है, इसका नाम अब्बा जी ने जुलेकरनिन रखा है। वो चहक कर शहरोज को बता रही थी। वाह बड़े ही एक जैसे नाम है, बिल्कुल इन दोनों जैसे। वो उसे देख हंसा था। मीरब भी हंसी थी। दोनों के अंदाज से ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों पहली बार मिल रहे हैं। वैसे मीरब, तुमने यूनी में एडमिशन क्यों नहीं लिया? शहरोज ने संजीदगी से पूछा। वो मैं लेना चाहती थी एडमिशन, पर अचानक से ये सब कुछ हो गया। फिर मेरा निकाह हो गया और अब बच्चे हैं, तो अब तो बिल्कुल ही मुश्किल बात है। वो धीमे लहजे में गोया हुई। अरे पागल, मुझे पता होता ना तुम यहाँ हो, मतलब मेरे अपने चाचू के घर, तो मैं तुम्हें खुद लेने आता और तुम्हारा यूनी में एडमिशन कराता, और अब भी मैं ऐसा ही करूँगा। अपनी पढ़ाई छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। बच्चों का क्या है, कुछ घंटे ये नकमा संभाल लिया करेगा ना। शहरोज ने चाहकर तमाम बात खत्म की। मीरब महज धीरे से गर्दन हिला गई थी। और रही बात बहरोज की, तो उसका हाल गुस्से से बुरा था। ये बात बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो रहा था उसके लिए कि कोई उसकी बीवी से ऐसे हक जताते लहजे में बात कैसे कर सकता है। तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? बहरोज ने सूखे लबों पे जबान फेर कर कहा। हाँ बहुत अच्छे से, शहरोज ने चाहत कर कहा। अच्छा, कैसे जानते हो तुम दोनों एक दूसरे को? बहरोज के अंदाज पे मीरब की रीढ़ की हड्डी सनसनाई थी। अरे ये फरिश्ते की बेस्ट फ्रेंड है।
ये हॉस्टल में रहती थी कराची में, और फरिश्ते भी वहीं रहती थी। अब हैदराबाद से कराची जाने में भी 2 घंटे तो लग ही जाते हैं ना। वो मगन से लहजे में बच्चों को प्यार करता बोला। अच्छा। बहरोज ने मीरब की आंखों में आंखें डालकर ऐसे अच्छा कहा कि मीरब का हलक कुछ गलत ना होते हुए भी सूख गया। मैं इनको रूम में ले जाती हूँ, सो रहे हैं दोनों, जाग गए तो फिर रोएंगे, कोई काम नहीं करने देंगे। वो बच्चे शहरोज से लेकर अपने कमरे में चली गई थी। बहरोज ने शहरोज को चेंज करके फ्रेश होने का कहा और उसके पीछे कमरे में गया तो वो बिस्तर पे परेशान सी बैठी थी। उसने एकदम उसे कलाई से थामकर अपने मुकाबिल खड़ा किया था। वो कटी पतंग की मानिंद उसके सीने से लगी थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम जानती हो शहरोज को? उसके लहजे में शोलों की लपक थी। जी वो मुझे खुद आज पता चला कि शहरोज। वो सहमे हुए लहजे में बात अधूरी छोड़ गई। नाम मत लो, शर्म नहीं आती किसी गैर मर्द का मेरे सामने नाम लेते। वो उसे दीवार से लगाते गराया। प्लीज मुझसे दूर रहें। उसने खुश्क होता हलक तर करके कहा। क्यों दूर रहूं? हक रखता हूँ तुम पर भी और तुम्हारे इस दिल पे भी। उसने खुनाशाम निगाहों से घूरते कहा। प्लीज मेरे मुंह से गलती से निकल गया। वो सिसकी। पराए मर्द का नाम मेरे सामने, अपने शौहर के सामने गलती से निकल गया। उसका बाजू जुनूनियत से दबोचा। माफ कर दें। बेइख्तियार निकल आने वाली सिसकी को दबा कर कहा। कैसे करूं माफ? उसने सर झुकाकर उसे घूरते कहा। आपको क्या हो गया है अचानक से? वो हैरत से सहमी हुई निगाहें उसकी तरफ उठाकर बोली। हम बहुत खूब, अब तो तुम्हें मुझ में फॉल्ट ही दिखेंगे ना। एक बात कान खोल कर सुन लो, सोचना भी मत कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा। वो उसकी गर्दन दबोचता जुनूनियत से कहता मीरब को मजीद सहमा गया था। यकदम कमरे की खामोश फजा में बच्चों के रोने की आवाज गूंजी। वो बच्चे रो रहे हैं, दूर हटे। वो उसके सीने पे हाथ रखती उसे खुद से दूर करती कपकपाए लहजे में गोया हुई। तुम्हें क्या लगता है तुम बच्चों का बहाना बनाकर मुझसे बच जाओगी? सोचना भी मत। वो उसके बाजू पे अपनी गिरफ्त पहले से भी ज्यादा मजबूत कर गया था। बहरोज वो रो रहे हैं। वो नम पलके उठाकर गोया हुई। ठीक है, कसम खाओ तुम्हें शहरोज से मोहब्बत नहीं। बहरोज ने अपना दाहिना हाथ दीवार पे रखकर मजीद उस पे झुकते कहा। मैं कसम खाती हूँ, मुझे उनसे मोहब्बत नहीं, पर वो निगाहें झुकाए मजबूत लहजे में कहती बात अधूरी छोड़ गई थी। पर क्या? वो बेताबी से मुस्तफसिर हुआ। पर मुझे आपसे मोहब्बत है बेहद। उसने निगाहें उठाकर उसे देखा तो उसके चेहरे पे नरमी के बजाय सख्ती थी। चेहरे के तासुरात का रक्त थे। मजाक बना रही हो मेरी बेबसी का? वो उसका चेहरा दबोचता भड़का था। कैसी बेबसी? क्या हुआ है आपको, प्लीज छोड़ें। वो भी मुश्किल खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद करवा पाई थी। जाओ अपने बच्चों को देखो, मुझसे तुम्हें वैसे भी कोई सरोकार नहीं। वो उसे बेड की सिमत धकेलता उखड़े लहजे में गोया हुआ। ये बच्चे आपके भी हैं बहरोज? वो दानिन को उठाती प्यार करने लगी थी। उसे धीरे से अपने सीने से लगाए वो चुप कराने की कोशिश कर रही थी। पर मुझे नहीं चाहिए थे, टूटे हुए लहजे में कहा गया। तो फिर उस रात मेरे करीब ही ना आते। अब की वो भी भड़की थी। तंग आ चुकी थी वो हर वक्त की उसकी इस गिरदान से कि उसे बच्चे नहीं चाहिए थे। क्या मतलब ना आते? क्यों ना आता? हाँ, बीवी हो, मेरी हक है मेरा, और मेरा अब भी जब दिल करेगा मैं आऊंगा तुम्हारे करीब। वो भड़का था। मैंने ये नहीं कहा कि आपका हक नहीं। जैसे मुझ पे आपका हक है ना बहरोज, वैसे ही आप पे मेरा भी हक है। मेरे हुकूक का क्या? कभी सोचा आपने मेरे हुकूक के बारे में, या बस अपने ही हुकूक याद रहते हैं आपको? उसकी आंखें पल में भीगी। क्या चाहिए तुम्हें? और अच्छा खाती हो, पीती हो, पहनती हो, बच्चे तक है तुम्हारे, इस घर की मालकिन बनकर फिरती हो, और क्या चाहिए? वो उसकी बात पे भड़क ही तो उठा था। क्या बस एक औरत की जरूरत यही सब होता है? उसने दानिन को बिस्तर पे लिटाते कहा। तो और कौन सी जरूरतें होती हैं जो पूरी नहीं हो रही? हाँ, सबसे अहम जरूरत तो काफी अरसा हुआ पूरी ही नहीं की मैंने, शायद तुम उसी की बात कर रही हो। चलो आज वो भी पूरी कर ही देता हूँ। वो उसके करीब आता बेड पे उसके मुकाबिल बैठा था। हाथ भी ना लगाएगा मुझे। अफसोस है मुझे आपकी जहनियत पे, शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। आप कह रहे थे ना, और क्या जरूरत होगी एक औरत की? औरत का तो पता नहीं, पर एक बीवी को मोहब्बत, इज्जत, मान, भरोसे
की जरूरत होती है, जिनमें से आप मुझे कुछ भी ना दे सके। वो उंगली उठाकर उसे वार्न करते लहजे में गोया हुई। वो तो शायद मैं कभी नहीं दे सकता। वो निगाहें फेर कर बोला। क्यों नहीं दे सकते? वो जुनूनी हुई। मुझे नहीं पता क्यों, पर बस नहीं दे सकता। उसके लहजे में बला की सख्ती थी। वो 2 पल के लिए बेबसी और खामोशी से उसे देखती रह गई। आप क्यों हैं इतने संगदिल बहरोज? ये देखिए, ये हमारे बच्चे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो इनकी जिंदगियों का क्या होगा? ये तो मासूम बिखर कर रह जाएंगे। वो उसके करीब होती उसके हाथ थाम कर मोहब्बत से गोया हुई। मुझे पता है ये बिखर जाएंगे, पर मैं खुद बिखरा हुआ हूँ, इनको कैसे समेटूंगा? उसके गहरे सवाल पे वो धीरे से मुस्काए। मैं आपको समेट लूंगी और फिर हम दोनों मिलकर कभी अपने बच्चों को बिखरने नहीं देंगे। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर नम लहजे में गोया हुई। तुम्हें नहीं पता मीरब, पर मैं बेहद बिखरा हुआ हूँ। वो धीरे से अपने हाथ उसके गाल पे रखता उसके गाल सहलाने लगा था। क्यों है आप इस कदर बिखरे हुए? वो उसके मजीद करीब हुई थी। मेरी माँ एक बदकिरदार औरत थी। दुनिया की नजरों में, मेरे बाप की नजरों में, पर वो बदकिरदार नहीं थी। वो तो एक अजीम औरत थी। अब्बा जी के किसी दोस्त ने उनसे कहा कि उनकी हवेली से अभी कोई कूद कर निकला है, यकीनन उनकी बीवी का आशिक होगा। उसकी आंख से एक मोती टूट कर गिरा था। मीरब ने उस अनमोल मोती को अपनी उंगलियों के पोरों पे चुन लिया। अब्बा जी घर शदीद गुस्से में आए और मेरी उन आंखों के सामने मेरी माँ के सीने में गोलियां उतार दी। मेरी माँ मर गई, मैं तन्हा हो गया। तुम जानती हो, सारी जिंदगी में मैंने अपने अम्मा अब्बा को लड़ते देखा और फिर उन्होंने मेरी माँ को मार दिया। एक बार भी उनका दिल ना कांपा, उनके हाथ ना कांपे। और फिर अब्बा ने मेरी खाला यानी अम्मा जी से शादी कर ली। सारी जिंदगी उनकी भी कोई मेरी माँ से मुख्तलिफ ना गुजरी। ताने तशने मार पीटी देखी उन्होंने। तुम बताओ मीरब, जिस इंसान ने कभी खुशहाल घराना खुद ना देखा हो, वो अपने बीवी बच्चों को कैसे खुश रख सकता है? बहुत मुश्किल है ये। वो बिखरे हुए लहजे में गोया हुआ। आप जानते हैं आप बिखरे हुए हैं, इसीलिए आप कभी चाह कर भी अपनी औलाद को बिखरने नहीं देंगे। वो नम लहजे में गोया हुई। पर तुम्हें तो बिखेर चुका हूं ना, मैं जाने अनजाने में। वो उसे तकता गोया हुआ। पर मैं नहीं बिखरी। मुझ में आज भी बहुत उम्मीद और हिम्मत है। मैं आज भी वैसे ही दामन बिखेरे खड़ी हूँ। बस चाहिए तो महज मान, भरोसा, इज्जत और मोहब्बत। उसकी आंख से आंसू लड़ियों की मानंद बह निकले थे। वो उसे खुद में भींचता अपने सीने से लगा गया था। तुम जानती हो, हमारी पहली मुलाकात याद है तुम्हें? मुझे तो तुमसे तभी मोहब्बत हो गई थी। वो उसके माथे पे अपने लब रखता मोहब्बत से गोया हुआ। अपने बच्चों को तो देख ले, उसने मुस्करा कर कहा। देख चुका हूँ बहुत बार। वो उसके गाल सहलाता लब दबा कर गोया हुआ। कब? वो हैरान हुई। जब जब तुम उन्हें तन्हा छोड़कर कमरे से बाहर जाती थी, मैं उन्हीं के साथ अपना वक्त बिताता था। वो नरमी से गोया हुआ। आप कितने बदतमीज हैं। मैं कितनी परेशान रहती थी ये सोच सोच कर कि आपने अपने बच्चों को एक नजर भी नहीं देखा, और आप थे कि वो बुरा मानती उसके पास से उठने लगी थी कि एकदम उसने उसे खींचकर खुद में कैद किया था। मुझे बदतमीज कहने की हिम्मत किसी में नहीं। वो उसे तकता मसनूई गुस्सा चेहरे पे लाता बोला। माफ। वो उससे माफी मांगने लगी थी कि वो उसके लिबों पे अपनी शहादत की उंगली रखता उसके अल्फाज गुम कर गया था। तुम ना बहुत बदबू हो। वो हंसता हुआ उस पे झुकने लगा था कि वो एकदम उसे खुद से दूर झटकती कहा लगाती कमरे से निकलने ही वाली थी कि बहरोज ने उसे लपक कर उसकी पुश्त से उसे अपनी बाहों में भरा। कहाँ भाग रही हो? उसकी गर्दन पे लब रखते पूछा गया। खाना बनाना है, छोड़ें। वो गुलनार चेहरा लिए लब काटती गोया हुई। पर मैं तो कुछ और। वो उसे खुद में मजीद भींच कर गोया हुआ। प्लीज हटे। वो उससे खुद को छुड़ाती भागी थी। वो कहा लगाता अपने बच्चों की तरफ मुतवज्जह हो गया था। हाँ, उसकी जिंदगी कठिन रही थी, पर अब उसकी जिंदगी बहुत आसान होने वाली थी। उसने अपने बच्चों को गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लिया था। वो कमरे के दरवाजे के पीछे से खड़ी उसे देखती आसूदगी से मुस्काई थी। खत्म शुद। प्लीज नॉवल अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।